बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रह गई थी, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दो टाइप की है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए कि एक जगह पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, वहाँ से मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर मूव करेंगे वहाँ पर जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होगी, मिकदार कम होगी। तो आप लोग इस तरह से, और यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। एक एग्जांपल जो है वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, वो ये है कि जब आप सीढ़ियों से चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा थक जाते हैं, जबकि आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तब आपकी एनर्जी जो है वो इतनी यूज़ नहीं होती, आप बहुत फ़ौरन से उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एग्जांपल की तौर पे आप समझ सकते हैं कि मतलब कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इट मीन्स कि हायर कंसंट्रेशन से आप लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं और आपको एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, आप ज़्यादा जल्दी थक भी जाते हैं। तो ये एग्जांपल आप जहन में रख लें, इसको ही फिर आप पैसिव ट्रांसपोर्ट से रिलेट कर लें कि एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होगी और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हमेशा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो टाइप हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि डिस्पर्जन, एक चीज़ का फैलाव। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। डिफ्यूजन जो है वो ये सेम इसी की तरह जैसे मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। तो डिफ्यूजन के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स में मैंने रेस्पिरेटरी गैसेस की एग्जांपल दी है और लिक्विड में मैंने शुगर की एग्जांपल दी है। जैसे कि आप सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो आप इनहेल करते हैं, इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो आप इनहेल करते हैं, मीन्स कि आप हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पर है? आपकी बॉडी के अंदर। ठीक, और बिल्कुल सेम इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो आप एक्सपेल आउट करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी से बाहर की तरफ जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। सेम यही प्रोसेस है जैसे कि आपकी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है और आपकी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाता है तो सेम इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लंप ऑफ शुगर, लंप कहते हैं टुकड़ा। अब शुगर का एक टुकड़ा है, आप एक बीकर लें, उसके अंदर पानी ले लें, गिलास ले लें, अपने घर पे होगा तो उसके अंदर जो है वो आप एक शुगर का लंप डाल दें, मीन्स के शुगर का एक पीस डाल दें, बड़ा सा पीस डाल दें। तो इस तरह से क्या होगा कि आप वाटर के अंदर डालेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होने लग जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि वाटर के अंदर फुली डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह आप साल्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स शुगर के अंदर ज़्यादा थे, कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मीन्स के शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है वो तादाद में ज़्यादा थे, इसीलिए उनकी मॉलिक्यूल्स जो है वो डिज़ोल्व हो गई वाटर के अंदर। इसकी अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी और कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? वो सिर्फ़ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑस्मोसिस, याद रहे कि ऑस्मोसिस मूवमेंट हमेशा वाटर की ही मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। अब यहाँ पर देख लें कि एक बीकर है और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, आपको याद होगा जब मैं प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एज अ सेमी परमिएबल वर्क करता है, उसका फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल है, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। बिल्कुल सेम इसी तरह इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लें और यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं।
तो वाटर जिसके अंदर वाटर ज़्यादा है मीन्स के इनके अंदर ये जो है वो हायर कंसनट्रेटेड है और ये लो कंसनट्रेशन है यहाँ पर। और यूँ भी आप ले सकते हैं कि जैसे कि शुगर के मॉलिक्यूल्स लार्ज हैं और वो इस परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर सकते, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ टाइम के बाद ये वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस शुगर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे और इनका जो लेवल है वो वाटर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और सारा का सारा वाटर जो है वो इस शुगर वाले पोर्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरबीसीज़ की। आरबीसीज़ कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, आर से रेड, बी से ब्लड, ठीक है, और सी से सेल्स। यहाँ पर 3 बीकर रखे हुए हैं। एक बीकर ऐसा है जिसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वाटर की, एक ऐसा है जिसके अंदर आइसोटोनिक है, आइसो मीन्स सेम, और एक ऐसा है जिसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आरबीसीज इसके अंदर रख दिए हैं और इसके अंदर यहाँ पर ये वाटर फिलअप कर दिया है। अब ये ऐसा वाटर है जहाँ पर जो है वाटर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, मीन्स कि एंड ऑस्मोसिस हो रही है। एंड ऑस्मोसिस, एंड मतलब अंदर की तरफ, ऑस्मोसिस जो है वो वाटर की मूवमेंट जो है वो अंदर की तरफ हो रही है, ऑस्मोसिस वाटर मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इट मीन्स के वाटर जो है वो लेस कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू इसके आरबीसीज़ के। क्यों? क्योंकि कंसनट्रेशन आरबीसीज़ के अंदर ज़्यादा है और वाटर की कम है। इट मीन्स के वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और एंडोस्मोसिस होगा। ठीक है। सेकंड जो है वो आइसोटोनिक है। आइसो मीन्स सेम, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर इसके आरबीसीज़ की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। उतना ही वाटर आरबीसीज़ के अंदर जाएगा और उतना ही वाटर आरबीसीज़ से अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दोनों ही प्रोसेस इसके अंदर होंगे, इसीलिए इसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। मीन्स के इसके आरबीसीज़ की कंसंट्रेशन और वाटर की सेम रहेगी। आइसो मीन्स सेम। ठीक है। और उसके बाद हाइपरटोनिक सोल्यूशन आ जाता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन हम उस सोल्यूशन को कहते हैं जब इसके बीकर के अंदर जो वाटर है, याद रहे ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक है, ये सब बीकर की सोल्यूशन है। ठीक है। जो बीकर की सॉल्यूशन है उसके अंदर इतना मोर कंसनट्रेटेड वाटर रखा हुआ है, मींस के वाटर के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसके अंदर आरबीसीज़ की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है बनिस्बत बीकर की सॉल्यूशन के। इसलिए जो है वो आरबीसीज़ से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जिसको हम एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। एक्स मतलब बाहर निकलना, ऑस्मोसिस मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना। इस वजह से इसके अंदर एक्स ऑस्मोसिस हो रही है क्योंकि बाहर का पानी जो है वो मोर कंसनट्रेटेड है और इनके आरबीसीज़ का जो वाटर है वो लेस कंसनट्रेटेड है। इस वजह से जो है वो वाटर की मूवमेंट होगी अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस आपने ये जहन में रखना है कि जो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक है ये बीकर की सॉल्यूशन है और हमेशा वाटर मूव करेगा। ये याद रखेंगे, ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर की मूवमेंट होगी और ऑस्मोसिस कहते ही वाटर मूवमेंट को है। तो वाटर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं से ही मूवमेंट होगी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा था जिसकी वजह से वो आरबीसीज़ के अंदर जा रहा था। अब इसके अंदर सेम ही रहेंगे, दोनों के वाटर मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। इसके सॉल्यूशन को चेंज कर दिया और यहाँ पर जो है वो इसके बीकर के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कर दिया, बहुत कंसंट्रेटेड कर दिया। सपोज कर लें कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स डाल दिए वाटर के अंदर, जैसे कि शुगर ऐड कर दिया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई और आरबीसीज़ के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आरबीसीज़ से वाटर मूव कर रहे हैं इस बीकर के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकंड ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दी थी सीढ़ियों वाली, कि आप सीढ़ियों से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो पैसिव है, और सपोज़ कर लें कि जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं मीन्स के लेस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, इसके अंदर आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। जैसे सीढ़ियों से ऊपर आप चढ़ते हैं तो आपको सांस चढ़ता
है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं आप, तो इसी तरीके से आप लोग एग्जांपल जहन में बिठा लें कि आप सीढ़ियों से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। ये इस स्ट्रक्चर से तो आप फेमिलियर हो ही चुके होंगे, क्योंकि मेरा प्रीवियस लेक्चर में ये जो है मैंने कम्प्लीटली ड्रा किया है। नहीं आपने वीडियो देखी तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, और यहाँ पर ये जो है जगह जगह ये चैनल प्रोटीन्स हैं, इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट है और ये इंट्रा सेल्यूलर है। ये सेल के अंदर वाला पोर्शन है और ये सेल के बाहर वाला पोर्शन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होना है, अब यहाँ पर ये शो किया गया है कि एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं हम इनको, और ये एनर्जी देते हैं, जगह जगह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होती है, ठीक है। और अब सोडियम आयंस को बाहर जाना है। अब वो बाहर कैसे जाएंगे, बाहर इस तरह जाएंगे कि एटीपीज़ जो हैं वो ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर चले गए हैं और ये तीसरा जा रहा है, ठीक है। और ये तीनों जो है वो बाहर निकल गए हैं यहाँ पर। कैसे कि जैसे कि सोडियम आयंस को अंदर जाना था, ठीक है, इसके पास ये जगह जगह पे ये एक तरह के गेट हैं, दरवाजे हैं जगह जगह पे, जो कि मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ भेजते हैं और बाहर से अंदर की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि वो चैनल प्रोटीन के ज़रिए ही अंदर से बाहर जाएंगे और बाहर से अंदर आएंगे। तो सोडियम आयंस को एटीपीज़ जो है वो एनर्जी मिलनी चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये लोअर कंसंट्रेशन से जा रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर कंसंट्रेशन सोडियम आयंस की ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर अब एटीपी यूज़ कर लिया है और सोडियम आयंस बाहर चले गए हैं, और जो एटीपी था उसका एक फॉस्फेट जो है इन्होंने दे दिया, और बाकी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रह गया है। मीन्स के यहाँ पर पहले 3 फॉस्फेट आयंस थे, यहाँ पर अभी 2 रह गए हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई कहते हैं 2 को, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट रह गए हैं यहाँ पर। अब क्या होगा कि पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज़्यादा है, ठीक है। अब बाहर से जो है वो पोटेशियम आयंस को अंदर आना है, तो ये शो किया गया है एरो से कि मतलब पोटेशियम आयंस इस चैनल प्रोटीन के साथ अभी इनके अंदर आएंगे। ये एक आयन पहले ही है और ये 2 अभी इसके साथ ज्वाइन होंगे, और यहाँ पर जो है वो ये तीनों बाहर से अंदर आ गए हैं और इनकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो पोटेशियम आयंस आए हैं अंदर, ये अपने साथ एक एनर्जी फॉस्फेट लेकर आए हैं, एक फॉस्फेट आयंस लेकर आए हैं, जो कि इस एडीपी के साथ ज्वाइन होंगे और इनको दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे। मींस कि जो एनर्जी इन्होंने यूज़ की थी वो एनर्जी इनको वापस मिल गई है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।